हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के एमसीक्यूज़ करा रहे हैं। अभी तक हम 4 चैप्टरों के एमसीक्यूज़ या 4 अध्यायों के एमसीक्यूज़ आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम आप लोगों के लिए 5वां अध्याय लेकर के आए हैं। 5वें अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ चालू करें, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ें। ये एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, जो एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है बेस है हम लोगों का। बड़ी बड़ी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए हिस्ट्री से रिलेटेड, परंतु अगर हमारा बेस ही क्लियर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और एनसीईआरटी की बुक्स काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी अगर उसको गलत मानती है तो एनसीईआरटी के बुक्स से हम उस पर केस करके अपने प्रश्न को सही करवा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक अपने आप में एक ऑथेंटिक बुक होती है। आगे देखिए, चालू करते हैं आप लोगों का टाइम वेस्ट न करते हुए। यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये पूछना चाह रहा है। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। दूसरा, यज्ञ के घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि यज्ञ करने वाला राजा उससे अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। प्रश्न अगला चौथा पॉइंट आपका, इन सभी आयोजनों में पुरोहितों का विशेष स्थान होता था। उसे सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये आप लोग दोबारा से देखिए, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यज्ञ के घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी, ये बात भी सही है। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि जो जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है वो राजा उससे अधिक शक्तिशाली, यानी कि आपका दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही है। यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, सही बात है, बिल्कुल उन्हें उपहार से सम्मानित किया था, ये भी सही है। चौथा पॉइंट देखते हैं आपका, इन सभी आयोजनों में पुरोहितों का विशेष स्थान होता था, नहीं। विशेष स्थान जो होता था वो आपका राजा का होता था। ये तो खाली यज्ञ करते थे और राजा कोई सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, यानी कि आपका चौथा पॉइंट गलत है। अश्वमेध यज्ञ के विषय में आप लोगों को बता देते हैं, हमारे भगवान राम हुए, भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा सम्राट कहलाता है। इसी प्रकार आपका एक राजा हुआ था शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। जब यवन विजेता यानी कि यवन लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे तो उस टाइम पे पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हमारे भारत में काफी ग्रंथों में मिलता रहा। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को पूजा यानी यज्ञ के बाद छोड़ा जाता था, वो घोड़ा जहाँ से निकलता था वहाँ के राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो ठीक था। अगर वो लोग उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था, और युद्ध के बाद ही फिर उन्हें पराजय हाथ लगती थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, जन यानी लोगों द्वारा राजा चुनने की प्रक्रिया में आया परिवर्तन कब दिखाई दिया। पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में हम बता चुके हैं, जन यानी कि जनता ही राजा को चुनती थी। अब देखिए, जन यानी लोगों द्वारा राजा चुने जाने की प्रक्रिया में आया परिवर्तन। अब क्या था, टाइम बदल गया, उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन हुआ तो जन यानी कि जनता, लोगों द्वारा राजा चुनने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आ गया। परिवर्तन कौन से साल में आया ये देखिए, ये परिवर्तन जो आपका आया, ये पहला ऑप्शन लगभग 3000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, लगभग 1000 साल पहले, लगभग 500 साल पहले। तो आपका जो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही है, लगभग 3000 साल पहले ये परिवर्तन आया था, क्योंकि काल बदल चुका था, उत्तर वैदिक काल आ चुका था। समय परिवर्तन के कारण बहुत सारी चीजें बदलती हैं। आगे देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस के जो व्याख्या है उस पर हम आप लोगों को प्रकाश डालना चाहते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को समझ सकें। यहाँ देखिए, अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल के राजा जन यानी लोगों द्वारा चुना जाता था ऋग्वैदिक काल में, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कितने हजार साल पहले, 3000 साल पहले। इस समय कुछ लोग
लोग जो थे बड़े बड़े यज्ञों को कर कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है दोस्तों, कैसे चेंजेस आए, जनता की आवश्यकता ही नहीं रही, बड़े बड़े यज्ञ किए और अपने आप को राजा के रूप में उन लोगों ने प्रतिष्ठित कर दिया पुरोहितों की सहायता से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी यानी कि जातीय सिस्टम था उसे कितने भागों में विभाजित किया गया? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 1। तो आपको बताते चलें कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी जो व्याख्या है या इसके प्रकाश डालेंगे हम थोड़ी देर में, पहले इन क्वेश्चन को और देख लेते हैं। दोनों प्रश्नों पर एक साथ प्रकाश डालेंगे, इनकी व्याख्या एक साथ आप लोगों को बताएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाता है? हम सब लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु इनमें से कुछ वेद ऋग्वेदिक काल के, कुछ वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ के अकॉर्डिंग कहलाते हैं, उत्तर वैदिक काल के कहलाते हैं। पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन सामवेद, तीसरा ऑप्शन यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन अथर्ववेद। तो ये तो हम सब लोग कल ही जान चुके थे कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद आपका ऋग्वेदिक काल का है। ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना हुई थी और जो बोला जाता था इसकी स्तुति कराई जाती थी, इसके अक्षरों को, शब्दों को छात्रों को कंठस्थ कराया जाता था। और ऋग्वेद के कुछ सूक्त थे, जो प्रार्थनाएं थी, उनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ठीक है, परंतु जो तीनों वेद हैं आपके, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों ग्रंथ जो बने हैं, इन तीनों की जो रचना की गई थी उत्तर वैदिक काल में की गई थी। अब देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? केवल पहला, यानी कि ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल का कहलाता है? नहीं। केवल दूसरा, सामवेद कहलाता पर अकेला सामवेद नहीं कहलाता। ऑप्शन तीसरा, यजुर्वेद कहलाता पर अकेला नहीं कहलाता, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। यानी यहाँ पर सामवेद भी कहलाता है, यजुर्वेद भी कहलाता है और अथर्ववेद भी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी। अब इन दोनों प्रश्नों पर थोड़ी व्याख्या कर देते हैं, थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं, थोड़ी जानकारी, इससे आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझ सकें। यहाँ देखिए, पुरोहितों ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। पहला वर्ण जो था ब्राह्मण था। इनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और उनके लिए, जिसके लिए उन्हें उपहार भी दिए जाते थे। यानी कि क्या काम करते थे? काम इनका क्या था? वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करवाना और यज्ञ करना, और जिसके लिए इन्हें लोगों द्वारा या राजा द्वारा इन्हें उपहार भी दिए जाते थे, जिससे इनका घर गृहस्थी चल सके। दूसरा जो वर्ण था वह क्षत्रियों का था, जिससे राजा लोग बना करते थे, जो कि शासक थे। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। कितने वर्ण हो गए? पहला वर्ण आपका हो गया ब्राह्मण वर्ण, दूसरा वर्ण आपका कौन सा हो गया? क्षत्रिय वर्ण। आपका जो तीसरा वर्ण था वह विश्य या वैश्य, यानी कि जो व्यापार करते थे, वाणिज्य वर्ग था। इसके अंतर्गत कौन होते थे? कृषक होते थे और पशुपालक होते थे और व्यापारी होते थे। ठीक है। चौथा वर्ण आपका शूद्रों का होता था। शूद्र यानी कि जो गरीब लोग होते थे। ठीक है। मनुस्मृति में तो शूद्र को काफ़ी कुछ ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मगर उन शब्दों का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे। चौथा वर्ण शूद्र था। इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस काल में महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं को किसके समान माना जाता था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना जाता था और उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। और इससे पहले जो काल था ऋग्वेदिक काल, उसमें तो जो वेदों की यानी कि ऋग्वेद की सूक्त थे, जो प्रार्थनाएं थे, उनकी रचनाएं कुछ ऐसी थी कि उन कुछ प्रार्थनाओं की रचनाएं महिलाओं ने की थी। और ये एक ऐसा टाइम आ गया यहाँ पे महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाने लगा और उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि शूद्रों को तो वैसे भी अध्ययन का अधिकार ही नहीं था। पुरोहितों द्वारा उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आगे देखिए, दूसरे प्रश्न की देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका था उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और कुछ अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ हुआ और यज्ञ का संपादन हुआ, उनकी विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई कि व्यक्ति कैसे रहेगा। उत्तर वैदिक काल में समाज में कई समूह थे। पुरोहित भी होता था उत्तर वैदिक काल में, योद्धा भी होता था, कृषक भी होता था, पशुपालक भी होते थे, व्यापारी भी होते थे, शिल्पकार भी होते थे, श्रमिक भी होते थे, मछली पकड़ने वाले भी होते थे। तो आपको बता दें, पुरोहित जो था आपका वो तो ब्राह्मण वर्ग में आता था, योद्धा जो था आपका क्षत्रिय वर्ग में आता था, कृषक जो था कृषक हुआ, पशुपालक हुआ और जो व्यापारी हुआ ये वर्ग आपका वैश्य वर्ग में आता था। ठीक है दोस्तों। और शिल्पकार हुआ, श्रमिक हुआ और ये मछली पकड़ने वाले हुए, ये आपके शूद्र वर्ग में लोगों को रखा जाता था।
ठीक है। जंगल में रहने वाले लोग तो इन्हें भी शूद्रों के अंतर्गत रखा जाता था। आगे देखिए दोस्तों, यानी 4 वर्ण बना दिए गए। वर्ण व्यवस्था यहीं से चालू हुई थी, उत्तर वैदिक काल से। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में वर्णों का निर्धारण किसके आधार पर होता था। यानी कि पहले तो क्या था कि काम के आधार पर, ऋग्वेदिक टाइम में काम के आधार पर वर्णों का निर्धारण हुआ था, जो काम करते थे। और राजा का पुत्र राजा नहीं बनता था, जो अच्छे कर्म करता था, जो साहसी और बहादुर होता था, वही राजा बनता था। परंतु यहाँ वर्ण व्यवस्था और शासन व्यवस्था बदल गई। ऑप्शन दी कि यहाँ पर क्या दिया, काम के आधार पर, जन्म के आधार पर, धन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किसके आधार पर होता था, ये होता था जन्म के आधार पर। यानी कि शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, शिक्षा भी गिने चुने लोगों को दी जाती थी। शूद्रों के लिए तो शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, जो आज हम सब लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार है। या तो जन्म के आधार पर ही राजा बनते थे, राजा का पुत्र राजा बनता था, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनता था, व्यापारी का पुत्र व्यापारी, और शूद्र का पुत्र शूद्र। इस पर थोड़ा सा आगे प्रकाश डालेंगे। यहाँ देखिए, पहले और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाता है, ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके। ये तीनों जो वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये कहलाते हैं। अब देखिए प्रकाश डाल देते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्णों का निर्धारण किसके आधार पर होता था, इस बात पर। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यानी पुरोहित जो थे मेन सत्ता में थे। पर क्या होता था, कभी कभी जो राजा थे, राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। देखिए कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, परंतु फिर भी सारी सत्ता जो थी सब कुछ पुरोहितों की यहाँ पर चला करती थी। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, हमने आप लोगों को बता दिया। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, ये भी बता दिया हमने आपको। शिकारी थे, भोजन का संग्रहण करने वाले थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। देखिए उस टाइम पे भी विरोध के स्वर उठते थे, जैसे कि आज के टाइम में भी जो एससी वर्ग है उसके साथ कहीं कहीं अत्याचार हो जाता है उसे, जैसे कि ढोल बाजों के साथ गांव में बारात वगैरह चढ़ाने नहीं जाती है, और पहले तो इन्हें मंदिरों में प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। तो आज के टाइम में भी एससी वर्ग आवाज़ उठाता है, यानी कि विरोध के स्वर सुनाई देते हैं। उस टाइम पे भी जो उत्तर वैदिक काल था, उस टाइम पे भी इन लोगों द्वारा विरोध किया गया था। ये देखिए कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो, यानी कि यज्ञ वगैरह करने का अधिकार सबको हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, या क्षत्रिय हो, या पुरोहित हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की थी। सही बात है, छुआछूत कैसा सब मानव है। इस उपमहाद्वीप के यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ये मेन पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। तो आप लोग ध्यान रखिए पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। कल हम आपको समझा चुके थे पूर्वोत्तर कौन सा कहलाएगा, फिर एक बार समझा देते हैं। ये जो दिशा आपकी हो गई पूर्व, ये आपकी हो गई पश्चिम, ये आपकी हो गई उत्तर, और ये आपकी हो गई दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब ये जो दिशा बोल रहा है यहाँ पर, ये बोला पूर्व उत्तर, यानी कि पूर्व उत्तर, पूर्व और उत्तर दिशा, पूर्व और उत्तर दिशा, यानी कि इस दिशा में कई इलाकों में आर्थिक और सामाजिक असमानता बहुत कम थी, और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जब पुरोहितों का प्रभाव सीमित था, वहाँ आर्थिक और सामाजिक असमानता बहुत ही कम थी। पुरोहित वर्ग ही इस भेदभाव को उस टाइम पे बढ़ाता था, ऐसा किताबों से पता चलता है। ये शब्द हमारे नहीं है दोस्तों, ये एनसीईआरटी के बुक्स के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है। उत्तर वैदिक काल में पाए गए जनपदों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल में पाए गए जनपदों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, यानी कि जहाँ जनता निवास करती है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है आपकी। अगला देखिए, पुरातत्वविदों को खुदाई में कई जनपद मिले, ये भी सही बात है। पुरातत्वविदों ने खुदाई की जब तो जनपदों का पता चला। खुदाई में पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे एवं मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, बिल्कुल सही बात है। खुदाई से ही पता पड़ा है कि झोपड़ियों के अवशेष मिले, मवेशियों और जानवरों को पालने के अवशेष मिले।
उसके बाद ये लोग चावल, दाल, जौ, सरसों, तिल, गन्ना, धान जैसी फसलें नहीं उगाते थे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप समझ ही सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ही इन्होंने मेहरगढ़ के वहाँ पर कपास की खेती कर ली थी, और जौ भी उगाना प्रारंभ कर दिया था, चावल भी उगाना प्रारंभ कर दिया था, गेहूं उगाना प्रारंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में फसलें क्यों नहीं उगाई जाएंगी? यानी कि यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी। कौन कौन सी उगाई जाती थी? चावल, दाल, जौ, सरसों, तिल और गन्ना और धान, ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। ऑप्शन देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा और केवल चौथा। केवल चौथा सही नहीं है, बाकी सारे आपके सही है, यानी कि आपका ऑप्शन डी हुआ है यहाँ पर। देखिए, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इससे। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जिन्हें पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला, और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर जो महाभारत कालीन जगह है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। अब देखिए, वहाँ से कुछ चीज़ें भी मिली हैं। ये धूसर पात्र है, इस पर कढ़ाई की गई, जैसे कि आपको कढ़ाई इस पर दिख रही होगी कढ़ाई, और ये काफ़ी पतला पात्र है। इसकी जो यहाँ से आप इसकी जो मोटाई देखेंगे, स्ट्रेंथ, वो काफ़ी पतला है, यानी मोटा नहीं है। आज के टाइम में जैसे मोटे मोटे प्लेट्स और कटोरीज बनती है वैसे नहीं, काफ़ी पतला है ये। देखिए, इस तरह के पात्र में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इस पर कढ़ाई भी हो रही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद, पहले दोस्तों क्या हुआ? जन बने, फिर उसके बाद क्या हुआ? जनपद बने। यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ग्रोथ होती गई, वैसे वैसे डेवलप्ड होते गए। पहले जन बने, फिर जनपद बने, और जनपदों से जिनका ज़्यादा डेवलप्ड हो गया वो महाजनपद कहलाए। क्या कहलाए? महाजनपद। जिनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो गई वो महाजनपद कहलाए। महाजनपद यानी कि भारत में, अगर वैसे हम देखें तो भारत में कुल 16 महाजनपद थे, और जिनकी वीडियो हमने पहले ही बनाई हुई है, उसकी वीडियो को जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ जानना चाहते हैं तो आपको वहाँ आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करीब 3000 साल पहले कुछ जनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ऑप्शन दूसरा, अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी और राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ऑप्शन तीसरा, इनमें स्थायी सेना थी जिन्हें वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। वेतन के रूप में आहत सिक्के दिए जाते थे। आहत सिक्कों के विषय में दोस्तों आगे आने वाले चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब से अध्ययन करेंगे हम। महाजनपदों के राजा कर वसूला करते थे। तो दोस्तों पहला पॉइंट ही देखिए आप। सबसे पहले महाजनपदों के विषय में आपको हम काफ़ी सारी जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, ऑप्शन देखने से पहले हम एक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं कि भारत में 16 महाजनपद थे, और महाजनपदों का निर्माण जो हुआ था मत्स्य सिद्धांत के आधार पर हुआ था, और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। अंगुत्तर धर्म निकाय है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। और जो सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो आपका मगध महाजनपद था, जिसकी एक राजधानी थी, और फिर बाद में उसकी दूसरी राजधानी बना ली गई। और आपके कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जिनकी दो दो राजधानियाँ हुआ करती थी, जैसे पांचाल महाजनपद, इसके अही छत्र और आदि छत्र, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी थी, और अवंती की भी दो राजधानी थी। और कौशल महाजनपद था जो रामायणकालीन महाजनपद था, जिसकी आपकी राजधानी श्रावस्ती या आमोहया थी। ऐसे ही करके 16 महाजनपद हैं आपके। अब अपने प्रश्न के ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ 3000 साल पहले करीब 3000 साल पहले कुछ जनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यह बात सही है, परंतु जो साल बताई गई है यहाँ पर वो गलत है, क्योंकि 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले कुछ जनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए
और जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। दूसरा, अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, बिल्कुल सही बात है, और राजधानी में किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी कुछ लकड़ी से की जाती थी, कुछ ईंटों से की जाती, पूरी बाड़ेबंदी की जाती थी, जिससे कि बाहरी लोग वहाँ पर आक्रमण न कर सकें, और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से इन किलेबंदी को तैयार किया जाता था। इनमें स्थायी सेना थी, जिन्हें वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। वेतन के रूप में हाथ सिक्के दिए जाते थे। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा कि ऋग्वेदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी, परंतु यहाँ तक आते आते उत्तर वैदिक काल में आते आते स्थायी सेना बन गई और उन्हें वेतन देकर पूरे साल रखा जाने लगा। वेतन के रूप में हाथ सिक्के दिए जाते थे। ऐसा ही नहीं था कि खाली वेतन के रूप में हाथ सिक्के ही दिए जाते थे, हाथ सिक्के के साथ साथ उन्हें कुछ फसलें भी दी जाती थी, जिससे वो अपना गुजारा भत्ता कर सकें। कुछ सिक्के दिए जाते थे, कुछ फसलें दी जाती थी, नहीं टुकड़ों में दिया जाता था, टोटली जो था हाथ सिक्के ही नहीं दिए जाते थे। चौथा आपका पॉइंट है, महाजनपदों के राजा कर वसूला करते थे। बिल्कुल दोस्तों, उपहारों से लोगों का काम नहीं चलता था। जनपद महाजनपदों में कन्वर्ट हो चुके थे और इसलिए उन्होंने कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार के कर वसूला करते थे, जिसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल पहला, ये तो आपको पता चल ही गया, पहला ही कथन सही नहीं है, बाकी सारे आपके सही हैं, तो यानी कि आपको ऑप्शन पहला है। आगे देखिए, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेल कीजिए। यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा जो कर वसूला जाता था, उसका हमने एक चार्ट बना करके क्वेश्चन दिया आपको, महत्वपूर्ण। देखिए, कृषकों से क्या कर वसूला जाता था? कारीगरों से, पशुपालकों से, व्यापारियों से और आखेटकों से जो कर वसूले जाते थे, उन करों की इसमें जानकारी दी गई। सबसे पहला कृषक से कौन सा कर वसूला जाता था? कृषक से आपका जो उपज होती थी, उसकी उपज का 1/6 हिस्सा वसूल लिया जाता था कर के रूप में। ठीक है दोस्तों, कृषकों से आपकी उपज जो होती थी, जो फसल उपजाते थे, उसका 1/6 हिस्सा वसूल लिया जाता था। बाकी आपके जो कारीगर वर्ग होता था, कारीगर वर्ग से क्या टैक्स वसूलते थे? टैक्स तो वसूल सकते नहीं थे उनसे। जो श्रमिक वर्ग होता था, कारीगर यानी कि श्रमिक वर्ग, महीने में एक दिन उन्हें राजा के लिए श्रम करना पड़ता था। इसके अंतर्गत सुनार आते थे, लोहार आते थे। ठीक है दोस्तों, सुनारों से भी काम लिया जाता था, लोहारों से भी काम लिया जाता था। राजा उनसे एक दिन का लिए श्रम करवाता था फ्री में, निःशुल्क, ये कर था उनका। और पशुपालक जो पशुपालन करते थे, उनसे क्या कर वसूला जाता था? पशुपालक जो पशुपालन करते थे, उन्हें उत्पाद के रूप में कर वसूला जाता था। जैसे कि उनका दूध हुआ, पशु जानवर हुए, तो उत्पाद जो उत्पन्न करते थे, उसके कर के रूप में वसूला जाता था। व्यापारी वर्ग से क्रय विक्रय पर कर लिया जाता था, जो आज भी लिया जाता है हमारे जीएसटी के रूप में। और विभिन्न प्रकार के कर राज्य सरकार द्वारा पहले लिए जाते थे, परंतु हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टैक्स व्यवस्था कर दी है, तो जीएसटी के रूप में क्रय विक्रय पर कर आज वसूला जाता है। ठीक है, आखेटक जो शिकारी होते थे, उससे भी कर वसूला जाता था। उससे क्या कर वसूला जाता था? जो जंगल से जो प्राप्त वस्तु होती थी, उन प्राप्त वस्तुओं में से कुछ हिस्सा कर के रूप में वसूल लिया जाता था राजा द्वारा। तो देखिए, प्रथम सूची को दूसरी सुमेल कीजिए, यानी कि कौन सा कूट इनमें सही है? तो कूट आपका पहले का पहला नहीं, ये गलत है। तो पहले का दूसरा भी नहीं है, पहले का चौथा नहीं है, पहले का पांचवा नहीं है, पहले का तीसरा है, दूसरे का पांचवा है, तीसरे का चौथा सही है, चौथे का दूसरा सही है, पांचवें का पहला सही है। यानी कि आपका जो कूट है, वो कूट आपका लास्ट वाला सही है, यानी कि ई ऑप्शन आपका सही है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में आए परिवर्तनों के संबंध में, कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन आए थे महाजनपदीय युग में, तो उसमें जो परिवर्तन आए थे उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले देखिए, हल के फल अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की खेती बीज छिड़ककर करने की बजाय धान के पौधों को रोपण करके करना प्रारंभ कर दिया था। खेती का काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर, जिन्हें कम्मकार कहा जाता था, करते थे।
अब देखिए हल्के फल अब लोहे के बनने लगे थे। देखिए दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ये पहले क्या होता था, पहले जो कृषि की जाती थी या फसलों को उपजाया जाता उसके लिए जो हल होते थे वो लकड़ी के बनते थे। अब यहाँ पर हल लोहे के बनने लग गए। लोहे के बनने लग गए तो जो कठोर सख्त भूमि होती थी उसे आसानी से जोता जाने लगा, यानी कि उपज हमारी बढ़ गई। फिर क्या हुआ, लोगों ने धान की खेती बीज छिड़क कर करते थे दोस्तों, तो कुछ पौधे निकलते थे, कुछ नहीं निकलते थे। अब उन्होंने क्या करा कि धान के पौधों का रोपण करना चालू कर दिया, तो फसलों में ग्रोथ होने लगी, यानी कि ज़्यादा फसल और ज़्यादा उपज प्राप्त होने लगी। यानी कि ये पॉइंट भी आपका सही है। तीसरा पॉइंट, खेती का काम ज़्यादातर दास दासी मजदूर भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिन्हें कम कर कहा जाता था करते थे। ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि जो खेती के काम में पहले क्या था कि जी तोड़ मेहनत थी, कमर तोड़ मेहनत थी। तो जो लोग थे कृषक वगैरह, जो भूमिहीन किसान थे, दास थे, दासिये थे, युद्ध में जिनको जीत करके लाया जाता था, वो लोग इस मेहनत को करा करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही है। ऋग्वेदिक काल में हम आपको बता ही चुके हैं, दास दासियां जो भी हम युद्ध में जीत करके लाया करते थे, उन्हें उनका पूरा का पूरा स्वामित्व तो उनके मालिक का होता था। वो चाहता था उनसे कोई भी काम करा सकता था। वही सिस्टम यहाँ पर था। अब ये वाला सिस्टम यहाँ तक बदला नहीं था उत्तर वैदिक काल तक। तो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, सभी सही हैं। तो सारे ही सही हैं यहाँ पर। तो आपका अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा भी जाता है प्रश्न। देखिए, उत्तर वैदिक काल में फसलों पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता था? कर यानी कि टैक्स। फसलों पर एक कर लगाया गया था, उस कर को क्या कहा जाता था? हिस्सा, भेज, कर, भाग। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में फसलों पर जो टैक्स लगाया गया था उसे भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग। लगान एक मूवी आई थी, वो भी देखी होगी आपने, जो कृषि पर लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, वो भी एक टैक्स था। आगे देखिए, निम्न में से कौन मगध का राजा नहीं था? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, प्रसेनजीत। तो आप लोग बता दें कि बिंबिसार भी मगध का राजा रहा था, महापद्मनंद भी मगध का राजा रहा था और अजातशत्रु भी मगध का राजा रहा था। ये अपने आप में सबसे ज्यादा ताकतवर जो था महापद्मनंद था, और ये दोनों भी शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। परंतु जो आपका जो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था, जिसकी राजधानी हम आप लोगों को पहले ही बता चुके, श्रावस्ती या आमोया। कौशल महाजनपद था, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती या आमोया। ये जो महाजनपद था ये रामायण कालीन महाजनपद था। कौन सा कालीन महाजनपद था? रामायण कालीन। वैसे आप लोगों को एक एडवाइस देंगे कि जो हमारी जो वीडियो है महाजनपद कालीन, जो वीडियो है 16 महाजनपद कालीन भारत की वीडियो से आप लोग जरूर देख लेना, जिससे आपके जो 16 महाजनपद है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसकी राजधानियां भी आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लोगे, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए, वह महाजनपद बताएं जिसकी शासन प्रणाली मगध से भिन्न थी। वह महाजनपद बताया जिसकी शासन प्रणाली मगध से भिन्न थी, यानी मगध से जिसकी शासन प्रणाली अलग थी, शासन करने का तरीका अलग था। पांचाल महाजनपद, कौशल महाजनपद, बज्जी महाजनपद, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, एकमात्र बज्जी महाजनपद ऐसा था जिसकी शासन प्रणाली थी, यानी कि शासन करने का जो तरीका था वो मगध महाजनपद से अलग था, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही है। अब देखिए, बज्जी संघ, अभी तक क्या होता था? महाजनपद होता था, मगर जैसे बज्जी जो हुआ महाजनपद था वो संघ और गढ़ के रूप में जाना जाने लगा था। अब देखिए, बज्जी संघ का वर्णन कौन से धर्म ग्रंथ से लिया गया है? पहला रामायण से, दूसरा महाभारत से, तीसरा दीर्घ निकाय से, चौथा जैन ग्रंथ से। तो दोस्तों रामायणकालीन महाजनपद तो आपका कौशल महाजनपद था, और पांचाल महाजनपद आपका जो था वो महाभारतकालीन महाजनपद था। तो दोस्तों रामायण और महाभारत से तो बज्जी का लिया ही नहीं गया है। तो ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है ना, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ थे उससे बज्जी संघ का वर्णन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही है। अब जो हमने बताया शासन प्रणाली के विषय में और बज्जी संघ के विषय में, उस पर प्रकाश डाल देते हैं थोड़ा सा डिस्क्राइब में, जिससे आप समझ सकें। देखिए, मगध के समीप बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? बज्जी महाजनपद या बज्जी राज्य, वैसे तो महाजनपद के नाम से जाना जाता है बज्जी। बज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, आज का बिहार, यानी कि जो आज वर्तमान बिहार में स्थित है। ये एक अलग प्रकार की शासन प्रणाली थी,
क्या थी, एक अलग प्रकार की शासन प्रणाली थी जिसे गण या संघ कहते थे, जिसे हमने हाईलाइट कर दिया, जिसे गण या संघ कहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लेना इसे। इसमें कई शासक हुआ करते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री, दास, कमक्कर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां, दास और कमक्कर जो थे वो लोग इनमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। महात्मा बुद्ध जब अजातशत्रु आपका बज्जी पर आक्रमण करना चाहता था तो उसने अपने एक सेनापति या एक मंत्री महात्मा बुद्ध से चर्चा करने के लिए भेजा था कि मैं बज्जी पर आक्रमण करूं या ना करूं। तो जब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि भाई बज्जी का क्या सिस्टम है, तो उस मंत्री ने बताया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप बज्जी को नहीं जीत सकते, और बज्जी को जब तक नहीं जीत सकते उन्होंने कुछ खासियतें बताई जो हम आपको आगे बताएंगे थोड़ी सी। दूसरा देखिए, बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय क्या था, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, दीर्घ निकाय कितने करीब साल पहले लिखा गया था, करीब 2300 साल पहले। इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हमने व्याख्या में इसको ले लिया है। आगे देखिए, लगभग 2300 साल पहले मैसिडोनिया के राजा सिकंदर यानी सिकंदर महान, जिसे विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, कि राजा सिकंदर के विश्व विजय के अभियान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है आपका, सिकंदर मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ये बात बिल्कुल सही है। मिस्र और पश्चिमी एशिया के भागों को जीतता हुआ सिकंदर महान भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। बिल्कुल सही बात है ये। सिकंदर के सैनिक इस बात से भयभीत थे कि भारत के राजाओं के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, यानी कि तीनों सही हैं। अब देखिए, भारत की जो मगध के जो शासक थे उनके पास इतनी बड़ी हाथियों की सेना और रथों की सेना कैसे आ गई? क्योंकि मगध में एक तरफ क्या था, जंगल था, वहां से हाथी थे, हाथियों को पालतू बनाया जाता था और उन्हें अपनी सेना में शामिल किया जाता था। और वहां से लकड़ी भी मिलती थी, लकड़ियों से हथियार बनाए जाते थे, रथ बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए सिकंदर महान कभी भी भारत को नहीं जीत सका था, जिसमें महत्वपूर्ण जो योगदान था हराने का सिकंदर को और उसके सेनापति को, सेल्यूकस को, भारत पर आक्रमण ही नहीं करने दिया सिकंदर को। तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान आपका आचार्य चाणक्य का माना जाता है। आगे देखिए, गण और संघ पर विजय प्राप्त करने वाले शासक थे। यानी कि गण और संघ पर महात्मा बुद्ध ने इतनी खासियतें बताई थी कि जब तक ये चलता रहेगा तब तक कोई बज्जी गण और संघ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु उसके बाद भी जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो गण और संघ पर विजय प्राप्त करी थी। कौन से शासक थे वो? कुषाण शासक थे। दूसरा ऑप्शन गुप्त शासक थे, मौर्य शासक थे, सातवाहन। तो आपको बता दें वो शासक आपके गुप्त शासक थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए अपने किस मंत्री को महात्मा बुद्ध के पास सलाह लेने भेजा था? पहला ऑप्शन चेटक, दूसरा काल अशोक, तीसरा वत्सकार, चौथा उदयनी। तो दोस्तों ये आपको बता देते हैं, जो अजातशत्रु ने जो बज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए अपने जो मंत्री थे उनका नाम था वत्सकार। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करेंगे आगे। देखिए, वत्सकार जब महात्मा बुद्ध के पास गए तो महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, यानी कि बज्जी में जो सभाएं होती हैं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? ये प्रश्न महात्मा बुद्ध ने उनसे किया था। तो जो आपके जो मंत्री गए थे जिन्हें अजातशत्रु जी ने भेजा था, जिनका नाम था वत्सकार, तब वत्सकार जी ने उन्हें बताया था कि हाँ साहब, सभाएं नियमित रूप से होती हैं और सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं। तब महात्मा बुद्ध को पता चला और तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण व नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे,
विभिन्न मतावलंबी यानी कि विभिन्न धर्म के संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। यानी कि नैतिक जो चीज़ें थी उन नैतिक चीज़ों के विषय में महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक नैतिकता पूरी रहेगी तब तक बज्जीवासियों को कोई हरा नहीं सकता, और जब तक नैतिक चीज़ों पर वो चलेंगे तब तक बज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे। तो फिर जो आपके अजातशत्रु जी थे उन्होंने बज्जी पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया था। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर था यही कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में पूरी मेहनत की है, जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने सारे क्वेश्चन को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये बात हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी कमी रही हो उस कमी को भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आज आपका चैप्टर 5वां राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य कंप्लीट हो चुका है। कल आपका चैप्टर 6 लेके आएंगे, उसके MCQs लेकर के लिए आएंगे। जब तक हमारे साथ बने रहें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।